बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCCP की कुछ छोटी छोटी सी बातें हम पढ़ रहे थे कि रजिस्ट्रार कौन है, कितने ऑफिसेज हैं, कैसे ये काम हो रहा है, इस तरह की बातें हम पढ़ रहे थे। इसके बाद आ जाता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स के बारे में हमने पहले भी एक दिन बात की थी कि जो कंपनी की वोटिंग है, आप ऐसे समझ लें कि फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जिसमें ये डिफरेंट शेयर होल्डर हैं। इस शेयर होल्डर के पास 5% शेयर हैं, इसके पास 10% हैं, इसके पास 20% हैं, इसके पास 15% हैं, बाकी कितने बच गए? 50% बच गए। फर्ज करें 50 इसके पास है, ठीक है ना। अब कंपनी में वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है कि जो लोग जिनके पास वो हैं, शेयर्स हैं, उनको वोटिंग राइट मिल रहे हैं। वोटिंग राइट कहां मिल रहे हैं? नॉर्मली AGM के अंदर हो रहे हैं। एक लफ्ज हम AGM इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज हम EGM इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने कम से कम साल में एक मीटिंग जरूर करनी है जिसमें ऑल मेंबर्स इनवाइटेड हैं। लीगल रिक्वायरमेंट है, आगे मीटिंग्स के चैप्टर में हम डिटेल में भी जाएंगे। उस मीटिंग का नाम क्या है? AGM। लेकिन जब हम कंपनी लॉ जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा यार कंपनी को चलाने के लिए ना दो बातें जरूरी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका डिसीजन ये करें ना करें, ये करना है नहीं करना, ये डिसीजन कहां होने हैं? BOD में होने हैं। यानी डायरेक्टर अपनी मीटिंग करें, वहां अप्रूव करें और ये काम करते जाएं। लेकिन कुछ अहम नेचर के काम ऐसे हैं जो इनको भी अलाउड नहीं है, बल्कि ये क्या करें, इन्हें लगा ये काम करना है तो ये खुद नहीं डिसीजन ले सकते। मसलन ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो दे कैन नॉट अपॉइंट द ऑडिटर। AGM में हम लाकर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, यानी सारे मेंबर्स मिलकर ये काम करेंगे। तो कुछ चंद अहम नेचर के काम ऐसे हैं जो AGM में होने हैं, यानी ऑल मेंबर्स से उनकी अप्रूवल आनी है। और कुछ काम ऐसे हैं जो किसने करने हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इख्तियार है, वो करेंगे। तो डायरेक्टर अपनी मीटिंग जब करते हैं उसे बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। जब हम मेंबर्स की मीटिंग कॉल करते हैं उसे AGM बोलते हैं, जो साल में एक होना जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसा काम करने लगे हैं जो हम कर नहीं सकते और हम चाह रहे हैं ये 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद ये काम हो जाए, तो फिर हम एक और एक्स्ट्रा मीटिंग बुला लेते हैं। अगर साल में कोई भी दूसरी मीटिंग बुला लें तो उसका नाम क्या है? EGM। एक ही जैसी मीटिंग है, बस साल की एक मीटिंग का नाम AGM है और उसके अलावा जितनी दफा भी बुलाएंगे उन सब का नाम EGM है। बाकी सारी बातें सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक होगी ना बात? तो पता चला कि दो तरह से काम होने, कुछ कामों का डिसीजन बोर्ड की मीटिंग में होना है और कुछ का डिसीजन कंपनी की मीटिंग में होना है। कंपनी की मीटिंग दो तरह की है, AGM एंड EGM, बल्कि 3 तरह की है जब हम मीटिंग के चैप्टर में जाएंगे। एक, हम पहली जो मीटिंग होगी कंपनी की उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। द फर्स्ट AGM ऑफ कंपनी इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, वो भी उसी तरह ही मीटिंग है। फिर साल में जो एक हो रही है, इसके अलावा जब भी हमें जरूरत पड़े मीटिंग कॉल कर लें AGM। तो इसमें वोटिंग राइट कैसे चलते हैं और बोर्ड में वोटिंग राइट कैसे चलते हैं, ये अलग अलग है। बोर्ड में आमतौर पर 5 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर हैं, 10 डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर हैं। बोर्ड में हर डायरेक्टर का एक वोट है, शेयर नहीं देखते। अब अगर 15 डायरेक्टर हैं तो जो डिसीजन मेजॉरिटी से होने हैं, जिस तरफ 8 डायरेक्टर्स वोट कर देंगे वो डिसीजन हो जाएगा। लेकिन कंपनी की मीटिंग ऐसे नहीं होती है। कंपनी में पर्सन्स के वोट नहीं है, बल्कि वोटिंग राइट है अगेंस्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी। जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उसके वोट ज्यादा हैं, जिसके पास कम शेयर हैं उसके वोट भी कम है। Voting right means the right of a member of a company to vote on any matter in a meeting of the company, either present in person or through video link or by proxy or by means of postal। वोट डालने के कितने तरीके आ गए? 4 तरीके आ गए। मीटिंग में शामिल होने के 4 तरीके आ गए। अपनी राय का इजहार करने के 4 तरीके आ गए। नंबर 1, खुद मीटिंग में पहुंच जाए। नंबर 2, थ्रू वीडियो लिंक पहुंच जाए। वीडियो लिंक क्या है, कहां करना है, कैसे करना है, ये मीटिंग के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तीसरी बात आ गई बाय प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है? अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दे। प्रॉक्सी का क्या मतलब है?
अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दें। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैंने किसी का नाम लिख के ऑथराइज करके उसे भेज दिया कि आप चले जाओ मेरी जगह, आप चले जाना, आप वोट डाल देना बाय प्रॉक्सी। यहां भी जब रेलिवेंट चैप्टर में जाएंगे वहां डिटेल आएगी कि क्या किसी को भी भेज सकते हैं या जिसे भेजना है उसका मेंबर होना जरूरी है। तो ये कंपनी ने डिसाइड करना है अपने आर्टिकल्स में, यार नहीं, भेजना अपने मेंबर को ही है। तो बस फर्ज किया मैं खुद जा रहा था मीटिंग में, आप नहीं जा रहे थे, आपने अपनी प्रॉक्सी मुझे दे दी। अब मैं दो लोगों की तरफ से वोट डालूंगा, जो मेरे शेयर्स हैं उनका भी वोट डाल दूंगा और जिस शेयर्स की आपने मुझे प्रॉक्सी दे के भेजी है उसका भी वोट डाल दूंगा। ठीक है ना। और बाज कंपनीज क्या करती हैं, तो कहते हैं नहीं किसी को भी भेज दें। मसलन अगर मेंबर तो मैं हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो हो सकता है मैं अपने भाई को भेज दूं, वाइफ को भेज दूं, बेटे को भेज दूं, किसी भी बंदे को भेज सकता हूं। ठीक है ना। ये बातें वहां पर जाकर डिटेल आ जाएगी। और बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, कि नहीं मैं पोस्टल बैलेट से भेज दूं, बंदा ना भेजूं बल्कि अपना वोट थ्रू पोस्टल बैलेट भेज। Provided that attending a meeting through video link shall be subject to such facility arranged by company and in the manner as may be specified as otherwise provided in the। वो कहते हैं वीडियो लिंक का ये मतलब नहीं है कि आप कहें जनाब मुझे एक गूगल मीट बना लें या क्या वो मीन्स हैं और किसी भी मीन से मैं मीटिंग में एंटर हो जाऊं, ऐसे नहीं है। बल्कि वीडियो लिंक का मतलब यह है कि अगर किसी शहर में एजीएम तो जाहिर है किसी एक जगह हो रही होगी ना, अगर किसी शहर बैठ जाओ मैं आ रहा, अगर किसी शहर में 10% वोटर रहते हैं, यानी 10% शेयर होल्डिंग किसी एक शहर में है, फर्ज किया टोटल फैसलाबाद में है, वो कहते नहीं जनाब हमने तो फैसलाबाद से ही मीटिंग अटेंड करनी है, तो कंपनी कोई शादी हॉल लेके कोई मीटिंग रूम लेके वहां वीडियो लिंक लगा देगी और ये यहां से ऑनलाइन हमारे साथ मीटिंग में आ जाएंगे और ऐसे मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। वीडियो लिंक का ये मतलब है। लेकिन ये वाली बातें भी जाहिर है अभी आगे जाकर हम डिटेल पढ़ रहे होंगे। ठीक हो गई बात जी। तो एक दफा आप इसे पढ़ लें, मैं इसे बच्चे को एक बात समझा। बेटा बंद करोगे जी जनाब। तो वोट हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, कौन कौन से? इन पर्सन, वीडियो लिंक, प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब मीटिंग हो रही है। मीटिंग में जो बात अभी हम कह रहे थे कि जिस चीज की हमने अप्रूवल देनी है उसे हम कहते हैं बिजनेस ऑफ द मीटिंग। अब फिर लॉ ने दो तरह की बातें बना रखी हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिसमें अप्रूवल चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 3/4 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। ठीक होगी, देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन पास बाय अ simple majority of such member of the company entitled to vote as are present in person or by proxy or exercise the option of vote through postal ballot as provided in the articles or as may be specified। ठीक होगी बात। यानी जो लोग मौजूद हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी। कुछ लोग तो आए नहीं ना मीटिंग में, उसको नहीं, टोटल शेयर की नहीं। मतलब एक कंपनी के टोटल शेयर हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर। इनमें से जो लोग आए हैं उनके पास 3 लाख शेयर हैं, जो आए हैं इन मीन से, चारों मीन से। इस 3 लाख की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 5 लाख की सिंपल मेजॉरिटी नहीं। बात समझ आ गई ना। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो आगे जा रही है, अभी तो पहला चैप्टर है, जरा इंट्रो टाइप चल रहा है ये, तो वो पता चलेगा कौन से मैटर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए और कौन से मैटर में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी। फिर बाकी वही सारी बात लिखी हुई। क्लियर होगी बात। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो तो एक बात और भी जरूरी है कि जिस मीटिंग में आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ना, उस मीटिंग का 21 डेज का नोटिस पहले सर्व करना है।
मसलन आज क्या तारीख है, 30 मार्च, ठीक है ना। आज हमने सोचा कि यार मीटिंग कॉल करना, तो हम कल की मीटिंग नहीं रख सकते, परसों की नहीं रख, हफ्ते बाद की नहीं रख सकते। 21 दिन का नोटिस पहले सर्व करना है, ताकि लोग खुद को प्लान कर लें कि यार हमने ये मीटिंग में जाना है, टाइम निकालें और फुलां करें। तो ये वाली बातें भी अभी आगे डिटेल में भी हमने पढ़नी है। फॉर विच नॉट लेस देन 21 days नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू propose the resolution as special resolution has been duly given। और इस नोटिस के साथ वो रेजोल्यूशन भी भेजनी है, प्रपोज्ड रेजोल्यूशन, कि हम क्या पास करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो शेयर होल्डर है ना उनके पास ये नोटिस जाए, वो इस मामले की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाएं। यार ये क्या करने लगी है कंपनी, ये नहीं मैंने होने देना, मैंने जरूर मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए 21 दिन का नोट। या अच्छा यार हम तो कब से दुआ मांग रहे थे कि कंपनी ये काम करे, मैंने जरूर इस काम को सपोर्ट करना है जाकर, सो दैट दे कैन प्लान, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट इफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री अ रेजोल्यूशन में बी प्रपोज एंड पास एट स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ विच लेस देन 21 days नोटिस हैज बीन। वो कहते हैं अगर एक मीटिंग हो ही रही है या मेंबर एग्री कर लें कि ठीक है यार अगर हमें 21 दिन का नोटिस ना भी दें कोई बात नहीं, आप 1 हफ्ते का नोटिस दे दें, लेकिन एग्री करें पहले। और अगर एग्री ना करें, कोई मेंबर कहेगा नहीं भाई आप 21 दिन का ही नोटिस दें, तो फिर 21 days का ही नोटिस देना पड़ेगा। द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट अ सिंपल मेजॉरिटी एंड लॉन्ग नोटिस एट लीस्ट 21 days टू टेक अफेक्ट। This implies that this type of resolution is required for more important matter for members। जाहिर आगे चलेंगे तो हमें मैटर्स भी पता होंगे, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से करने वाले काम है और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हमें आईने पाकिस्तान में कोई चेंज करनी हो, कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन अगर किसी कानून में करना हो तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई चेंज लानी है, सेल टैक्स एक्ट में कोई चेंज लानी है, तो सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आईने पाकिस्तान में कोई चेंज लानी है तो फिर 2/3 मेजॉरिटी। ये बिल्कुल वैसी सी मिलती जुलती सी बात है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, कब रजिस्टर्ड होती है, जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाता है। वो कहते हैं फिर इसका क्या इफेक्ट होगा। ये इफेक्ट ऑलरेडी हम सारे पढ़ कर आए हैं। तो क्या है, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है ना, तो कंपनी क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट बाय नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ। तो कहता है अब इस कंपनी का नाम क्या है, कहता है जो उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ उस नाम से पुकारेंगे कंपनी को, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अब क्या हो गया, परपेचुअल सक्सेशन हो गई है एंड कॉमन सील मिल गई है कंपनी को डेफिनेटली। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। ये भी कल बात हम पढ़ के गए थे। इससे पहले ये क्या थे, प्रमोटर थे, फिर क्या बन गए, सब्सक्राइबर बन गए, फिर क्या बन गए, मेंबर बन गए, फिर क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वो जो एप्लीकेशन में हमने दी हुई है, यहाँ हमारा दफ्तर होगा, यहाँ वो होगा, तो जाहिर है वो सारी चीजें आ जाएंगी। In case of a company having share capital, subscriber to the memorandum become holder of the initial share। किसे मिलेंगे, इन्हें ही मिलेंगे। The person named in the article of association as proposed director are deemed to have been appointed to। पहली दफा डायरेक्टर कहां से आते हैं, हम मेमोरेंडम में ही लिख देते हैं कि यार ये लोग हमारे डायरेक्टर होंगे, एक अरसे तक, आगे मीटिंग में पढ़ेंगे, एक अरसे तक ये चलेंगे। आइंदा डायरेक्टर हमेशा एजीएम में वोटिंग से होंगे। पहली दफा कंपनी को चलाने के लिए, पहला 1 साल कंपनी को चलाने के लिए पहले से जो लोग कंपनी बना रहे थे वही वहां नॉमिनेट कर देंगे कि यार ये लोग होंगे डायरेक्टर। लेकिन बस ये पहली एजीएम तक, जिसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, वहां तक ये लोग डायरेक्टर्स होंगे। उसके बाद फिर वोटिंग से डायरेक्टर आया करेंगे। क्लियर हो गई। जैसे ही कंपनी बनी तो ये 6 बातें कंपनी के अंदर बिल्ट इन हो गई।
इसके बाद एक जिक्र आ रहा है सेक्शन 42 का, बेसिकली एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई ऐसा इदारा जो जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। कंडीशन वो कहता है जी, इफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी इट रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन। वो कहता है यार हमने एक नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन बनानी है, लेकिन उसका स्टेटस कंपनी का रखना है। क्या मतलब? लिमिटेड लायबिलिटी रखनी है हमने। तो क्या ऐसे हो सकता है? वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे तो कोई कंपनी बनानी हो तो हम डायरेक्ट एसईसीपी के साथ अपने काम शुरू कर देते हैं। वो कहता है नहीं, पहले आप इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करेंगे। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो फिर आपकी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी भी बन सकती है। क्या कंडीशन है लाइसेंस लेने के लिए? कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट, हेल्थ, चैरिटी, इस तरह का कोई आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर आप जो है ये काम कर पाएंगे, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। जाहिर है आप अपने बिजनेस के मकासद के लिए तो कंपनी नहीं बना सकते ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ आप कहें यार हम कोई एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, हम साइंस के लिए काम करना, आर्ट के लिए काम करना चाहते हैं, रिलीजन के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के इदारों के लिए आपको हो सकता है क्या मिल जाए? लाइसेंस मिल जाए। नंबर 2, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। डिविडेंड किसे कहते हैं? वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर के साथ शेयर कर लिया जाता है। वो कहता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी, कभी भी। प्रोहिबिट का मतलब क्या? पीछे भी पढ़ कर आए हम, कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसके मेंबर जो है वो यहां से डिविडेंड ले सकें लीगली। ये डिविडेंड इन्हें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक किस्म की चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन होगी ना। तीसरी बात, अप्लाई प्रॉफिट इन इट्स। वो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट का यही मतलब है जो सेकंड पॉइंट है, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर। मेंबर पैसा नहीं ले सकते, पैसा कमा सकते हैं, कमाने पे कोई हर्ज नहीं है। हाँ बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे कमाती भी नहीं है, वो डायरेक्टली चैरिटी से चलती हैं, डोनेशन से चलती हैं, ज़कात से चलती हैं, खैरात से चलती हैं। लेकिन आपने एक कंपनी बनाई है, हो सकता है आप कहें कि यार हमने ज़कात थोड़े लोगों से इकट्ठी करनी है, हम कंपनी को चलाएंगे, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, हाँ हम प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि हम ये खैर का काम करना चाह रहे हैं। तो फिर वो प्रॉफिट जो होगा वो कहां लगाएंगे? वो कहता है ये प्रॉफिट हमेशा अप्लाई होगा फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जैसे अगर हम देखें ना शौकत खानम, ठीक है, या पहले एग्जांपल है ईदी फाउंडेशन। ईदी फाउंडेशन कैसे चलती है? चैरिटी से, डोनेशन से, फलां से फलां से। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोग चैरिटी देना बंद कर दें तो क्या होगा? फाउंडेशन बंद हो जाएगी। उसके मुकाबले में है लम्स। लम्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा एजुकेशन में प्रॉफिट कमा रहे हैं, सबसे महंगी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे है? जो उसके मेंबर हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो फिर पैसे का क्या करेंगे? उससे लम्स की एक्सपेंशन करेंगे, नए ब्लॉक बनाएंगे, सारा काम करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज करते जाएंगे, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट बचेगा उससे क्या करेंगे? अप्लाई फॉर दी betterment for the objective of the organization. Objective and activities are not against law or national. वो कहता है यार कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो लॉ के अगेंस्ट हो या हमारी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। जी एनपीओ हो सकते हैं, जैसे आईकैप इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यानी आईकैप क्या प्रॉफिट नहीं कमा रहा? आपसे ज्यादा किसे पता ठीक है ना। तो आप फीसेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ करें, हम भी दे रहे हैं मेंबर बनने के बाद भी, तो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया साल के देने होते हैं मेंबरशिप फीस के, और उससे वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। और हमारी बैलेंस शीट, कभी आई कैप की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट से क्या कर सकते हैं? जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट अवेलेबल है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, ठीक है ना। अब कोशिश हो रही है कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करके एक बड़ा ऑफिस लाहौर में बनाया जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऑफिस बनाया जाए।
इस तरह के काम करेंगे उस पैसे से। उस पैसे को कभी भी डिविडेंड की शक्ल में जाहिद कभी के पास नहीं आ सकता, बिकॉज मैं मेंबर हूं ना, मेंबर को वो डिविडेंड नहीं आ सकता किसी भी तरह से, ठीक है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए अप्लाई होगा। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये बात हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो फिर उस एक्टिविटी को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। एडिशनल कंडीशन बाय, और जब लाइसेंस अनाउंस किया जाए तो कोई और भी एडिशनल कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं, जैसे कि आप जो है, जैसे हमारी सियासी पार्टीज के ऊपर ये कंडीशन एक्स्ट्रा लगी हुई होती है कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं लेंगी, इसीलिए वो फॉरेन फंडिंग वाला एक केस चलता है ना, ये लीगल रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि वो अदर देन पाकिस्तानी किसी से डोनेशन पार्टी फंड में पैसे नहीं आ सकते, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो कोई और इस तरह की कंडीशन भी लगाई जा सकती है। मेमोरेंडम आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन। ये कुछ कंडीशंस लग गई, आपने ये कंडीशन फुलफिल की, अप्लाई किया, हो सकता है आपको लाइसेंस मिल जाए। अगर लाइसेंस मिल गया तो फायदा क्या होगा, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एज अ कंपनी, एक तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना, एक और फायदा होगा ये नॉट टू ऐड वर्ड्स लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड। अब इसकी कंपनी की लुक नहीं क्रिएट होगी, जैसे शौकत खानम के आगे आपको लिमिटेड लिखा नजर नहीं आ रहा, लम्स के आगे लिमिटेड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, वो लिमिटेड ना लिखने की एग्जेम्पशन कब मिली है, जब वो इस सेक्शन के तहत अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और फिर लॉ एग्जेम्पशन दे रहा है कि ठीक है यार आप लिमिटेड, ताकि कॉर्पोरेट एंटिटी ना लगे। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी, और वो जो कंपनी बनाने का फायदा है वो तो आ गया डेफिनेटली, एक एडिशनल फायदा भी आ गया कि आपके लफ्ज के साथ जरा कोई कॉर्पोरेट वर्ड उस तरह का कमर्शियल वर्ड नहीं लगा। अच्छा जी, क्या लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है? वंस लाइसेंस मिल गया तो क्या ये कैंसिल भी हो सकता है? रेवोकेशन, कभी बी लॉ में भी पढ़ी थी आपने बात, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कमीशन कैन रिवोक लाइसेंस, कमीशन लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है। कब कब? नंबर 1 फेलियर टू कंप्लाई, जैसे जब हमने अनाउंस किया, जब आपको सर्टिफिकेट वो दिया, लाइसेंस दिया, ग्रांट किया, उस वक्त कोई कंडीशन लगाई और अब आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस इस बुनियाद पर क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। नंबर 2 अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अफेयर्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, फिर वही बात है, जरा ब्रॉडर टर्म है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम आप कर रहे हैं, जिसे गवर्नमेंट ये समझती है कि इट इज, या कोई अदालत ये समझती है कि अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो फिर भी आपका लाइसेंस क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर, आपने हर साल ऑडिट करवा के अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देनी है, अगर 2 कंसेक्टिव साल पर आप ये कंप्लाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपका लाइसेंस क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। एक्टेड अगेंस्ट लॉ या नेशनल इंटरेस्ट, ऊपर आ रहा था पब्लिक इंटरेस्ट और अब आ गया कि अगर कोई लॉ के खिलाफ काम कर रहे हो या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो तो फिर भी आपके अगेंस्ट जो है क्या, और भी बहुत सारे इकदाम हो रहे होंगे, लेकिन एक इकदाम ये भी है कि आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस टू 3, अगर मेंबर 3 रह जाए, रिड्यूस टू 3 हो जाए तो फिर भी लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व हो गया, कोई एनजीओज इन्वॉल्व हो गई, आपने देखा हमारे मुल्क में बहुत सारी एनजीओज ब्लैक लिस्ट हुई हैं, उनके लाइसेंस रिवोक हुए हैं, बिकॉज हम जो जब FATF की हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी और वहाँ रिक्वायरमेंट में क्या था, यही प्रॉब्लम थी कि हमारी बहुत सारी एनजीओज का जो चेहरा था उसके ऊपर ये स्टेन था कि वो कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। मैं कोई अपना वर्जन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हुआ है, लिंक कर रहा हूँ इसको किसी उससे, या कोई इदारा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाए। ये पब्लिक लिमिटेड है ना असल में, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इज समथिंग एल्स।
एक है आप ट्रस्ट के, सोसाइटी के सेटअप में काम करें, सोसाइटी में ट्रस्ट में काम करें तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर आप कंपनी बना के चलना चाह रहे हैं तो इसी वजह से तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, उसके लिए ये कंडीशन है। इसका मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड के मेंबर 3 से कम नहीं हो सकते। तो अगर आपका इदारा खुदा ना खास्ता टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो गया या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये बीला में आप पढ़ के आए, कंपनी खुद, फिर क्या हुआ जी, फेल टू मेंटेन प्रॉपर, अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो तब भी आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। लेकिन ये सारे काम कब होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड मिलेगी पहले, और फिर अगर आप फिर भी कंप्लाई विद नहीं करेंगे तो फिर ये इंतहाई इकदाम लिया जाएगा। इसका मतलब है सारे काम आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। लो जी, कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, कैसे समझ आ गई? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनकर फायदा क्या होगा ये भी समझ आ गई। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस मिल गया, कंपनी चल रही है, तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि रिवोक होगा, ठीक है। अब आखिरी बात रह गई कि अगर रिवोक हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, अब उस इदारे पर इफेक्ट्स क्या आएंगे। नंबर 1, स्टॉप एक्सेप्टिंग डोनेशन। वो कहता है जी सबसे पहला काम तो अब आप डोनेशन नहीं ले सकते आपके बाद, ठीक है ना। नंबर 2, स्टॉप ऑपरेशन एक्सेप्ट, वो कहते हैं आप जो काम कर रहे थे ना, कोई खैर का काम भी कर रहे थे, वो खत्म करें, बंद करें। हाँ, एक काम आपको अलावा है, अगर आपके पैसे किसी ने देने हैं तो पैसे अपने रिकवर कर ले, लेकिन आप ना डोनेशन ले सकते हैं, ना जो काम आप कर रहे थे, मसलन कोई खैर का हॉस्पिटल बना हुआ था लेकिन उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया, लाइसेंस रिवोक हो गया, तो क्या करें? डोनेशन लेना बंद करें, ऑपरेशन हॉस्पिटल का ऑपरेशन बंद करें। हाँ, अगर हॉस्पिटल ने किसी से पैसे लेने वाले हैं, किसी को एडवांस दिया हुआ है, कोई ऐसी बात है, वो अपनी रिकवरी कर इतनी भी बात नहीं है, ठीक है ना। उसे ऑपरेशन को पूरा करना है, ठीक है ना, उसे आधे को ना करें। ट्रांसफर एसेट्स टू सिमिलर कंपनी विद इन। अब क्योंकि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक किस्म का वक्फ इदारा बन गया, चैरिटी का इदारा बन गया, तो अब इसके जो एसेट्स हैं उनका क्या करें? वो कहता है कोई जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे देते हैं, कोई और खैर का काम अगर हॉस्पिटल है तो उसको दे देते हैं। जाहिर है सिमिलर को देंगे तो काम आएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। अगर हॉस्पिटल का इक्विपमेंट किसी मस्जिद को दे देंगे तो उसका तो फायदा नहीं होगा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना, खैर का काम ही हो रहा है, ये तो डोनेशंस के पैसे से उससे सारा कुछ आया हुआ। वो इदारा भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, वो इदारा भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। 90 दिन के अंदर अंदर कोई सुटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर ढूंढकर ये एसेट्स उसको देते हैं। उससे पहले करना है प्रूफ, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड वहां हो गया। फाइल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, वाइंड अप कंपनी विद इन 30 डेज। ये इस इदारे की एंटिटी खत्म कर देंगे। ये नहीं है कि इसी नाम से इदारा चलता रहेगा, ये इदारा खत्म हो गया, ये कंपनी वाइंड अप हो गई, इस कंपनी के एसेट्स उठाकर सिमिलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिए ताकि खैर का काम जारी रह सके। खैर जा यार, लॉ इतना हल्का नहीं है, अभी रुक जा। कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर इफ अबव कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। Director of the transferor company shall not hold office in the transferee company for last 5 years। ठीक है ना। वो कह रहे हैं ऐसे ना हो कि बल्ले के निशान से बल्लेबाज सामने आ जाए। आ गया था ना इलेक्शन में बल्लेबाज सामने, आ गया था ना। पहले बल्लेबाज की कोशिश की गई थी, फिर पता चला नहीं ये काम भी नहीं होने देंगे जिन्होंने नहीं होने देना था, ठीक है ना। Director of transferor company shall not hold office in the transferee company for 5 years। कम से कम 5 साल तक उस कंपनी में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। This is actually the whole story regarding not for profit
अच्छा, इस चैप्टर पे से ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जामिनर जो है वो सवाल बार दफा बना लेता है। अब ये बुक रीडिंग आ गई है, सेक्शन 42 है बेसिकली, ये सारी वही बातें लिखी हैं, मैंने आसान करके दे दिया है आपको यहाँ से, और यहाँ से अब आप इसको इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे साथ में, ठीक है ना जी। नहीं, कमीशन फैसला करेगा, कमीशन के फैसले को बाद में हम अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन रिवोकेशन तो किसने करनी है, कमीशन कैन रिवोक द लाइसेंस। इस सारे काम का रेगुलेटर कौन है, कमीशन। तो कमीशन ने ही लाइसेंस दिया था, कमीशन ही रिवोक करेगी। जाहिर है जब आपका लाइसेंस रिवोक करेगी तो आप कहां जाएंगे, अदालत में जाएंगे, वो कहानी अलग है। अदालत के जज फिर 6 जज इकट्ठे होकर खत लिखेंगे, वो कहानी अलग है, ठीक है ना जी। ये सारा कुछ तो करेंगे एक दफा, या बाद दफा अदालत क्या कर देगी, स्टे दे देगी। जब अदालत में मामला चला गया फिर तो जज के पास चला गया ना, जज कहता जी नहीं अभी रुक जाए जनाब, इसे एज इट इज रहने दें, ठीक है। लेकिन अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर ये टाइमलाइन है, जाहिर है अदालत के पास इख्तियार है, वो तो क्या कर सकती है, स्टे दे सकती है ना, किसी भी मामले में स्टे दे सकती है, किसी को सादी कमीन कह सकती है और किसी चोर को दोबारा सारे माफ कर सकती है, ये तो अदालत के पास इख्तियार है अनफॉर्चुनेटली जी। नो उसकी नहीं, जिसमें वो तो कभी भी नहीं चल सकती जिंदगी में अब दोबारा, वो तो खत्म होगी ना, उसको तो लिक्विडेट कर दिया ना, तो कंपनी खत्म करे। यही वाले लोग दूसरी कंपनी, उन्होंने कहा अच्छा यार हम आपको एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, आप हमें दोबारा इस कंपनी में डायरेक्टर रख लो। वो कहते हैं इसलिए थोड़े कंपनी बंद कर रहे हैं। 5 साल तक जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसको एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें ये वाली मैनेजमेंट, ये वाले मेंबर वहां नहीं जा सकते। नहीं, जिस पर एलिगेशन लगा ना, जिस पर एलिगेशन लगा, कौन सा एलिगेशन लगा, इनमें से कोई एलिगेशन। अगर तो अलग अलग मैंने कोई 2-3 फाउंडेशन बना रखी हैं, हर फाउंडेशन कंपनी है का मतलब है अलग अलग कंपनी है ना, हर एक अलग है। अब जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है बंद तो उसने होना है, अगर मेरी दूसरी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्यों बंद होगी, सेपरेट एंटिटी बन गई ना। इसीलिए इसका सवाल ऐसे देखें, इल्जाम किसका लगा है, कंपनी का। एक कंपनी, मेरी 3 कंपनी है, 3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक कंपनी ने 2 कंसेक्टिव ईयर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, तो इसको बंद करेंगे। जो दूसरी करा रही है उसका क्या कसूर है, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। कंपनी बनाने का तो मकसद ही क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो गई है, बाकी 2 का क्या कसूर है, बात समझ आ रही है ना। नहीं ब्रांचेस नहीं, वो तो सारा कुछ बंद हो गया ना, वो तो सब कुछ बंद हो गया। एक कंपनी की ब्रांचेस जितनी मर्जी हो, तो जब कंपनी बंद होगी तो ब्रांच का क्या कॉन्सेप्ट रह गया। अलग अलग एंटिटी है वो एक अलग बात है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये ठीक नहीं है एग्जांपल, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। शौकत खानम इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42। अब अज्यूम करता हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। शौकत खानम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक शौकत खानम हॉस्पिटल, एक शौकत खानम का जो लैब वाला सेटअप है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। फर्ज करें ये 2 अलग अलग कंपनीज बना रखी हूं हमने। शौकत खानम हॉस्पिटल इज अ सेपरेट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड शौकत खानम लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इज अनदर कंपनी। अब खुदा ना खास्ता किसी एक पर इल्जाम लगे तो वही इफेक्ट होगी, दूसरी इफेक्ट नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि कंपनी बनने के बाद इदारे क्या हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का तो यही मतलब है कि अपनी अपनी देखनी हमने चाहिए। होगी नहीं ना, इस लैब के इधर नहीं आने देगी, क्योंकि सिमिलर तो नहीं करने, ये बंदे नहीं हो सकते। इसका मतलब है आप नहीं सिमिलर, ये तो जरूरी नहीं। अब क्या करेंगे, शौकत खानम वाली लैब के और इतने जो हॉस्पिटल हैं, जो खैराती का हॉस्पिटल है, उनको किसी को देंगे, सिमिलर को तो नहीं देने, क्योंकि वो सेम बंदे तो उधर डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना, सेम बंदे तो उधर नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात जी। सर अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे शौकत खानम जो है वो मतलब सेल भी कर रहा होता है ना, हाँ
तो अगर उसमें कोई आ रहा है प्रॉब्लम तो उस वजह से भी शौकत खान जा रहे हैं। नहीं, बस ये एलिगेशन है जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। ये 5-6 बातें यहाँ लिखी हैं, इनकी बेस पर लाइसेंस रिवोक हो सकता है। इसके अलावा शौकत खाना में किसी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन गलत हो गया, कोई हादसा हो गया, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गई, वो नहीं यहाँ लिखे हुए। यहाँ वो एलिगेशन पॉइंट आउट किए हुए लॉ ने कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल है उसमें कहीं प्रॉब्लम आई। जैसे गवर्नमेंट का एक कंट्रोल क्या था कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं होगा। एक क्या था, आप अकाउंट्स अपने जमा करवाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराएंगे। एक कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे, आप 9 मई जैसे वाकयात नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेशनल इंटरेस्ट समझ तो आया आपको, ठीक है ना। तो ये वाले एलिगेशन है। लेकिन अगर कोई और जो बिजनेस के कोई हादसात हैं, कोई बात मामलात हैं, वो होते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।